नमस्कार, मैं तपेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज अपने YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके समक्ष हमारा जो अति प्रिय मुद्दा है, अति आवश्यक मुद्दा है, हाटी को एसटी कराने का जो एक संघर्ष चला था, वो लगभग 99% काम जो हो चुका है, उस पर अपने विचार रखने आया हूं। और मुझे लगता है कि ये जो हाटी का हमारा बिल है, इसके बारे में हम सब लोग भली भांति रूप से परिचित हैं और मैं भी हाटियों में से एक हूं। मैं ढाढस गांव से आता हूं, शिलाई के। तो मेरा ये मानना है कि जो इसमें बड़ा संघर्ष था, सहजे घाटे तो हमारे बुजुर्ग काटे थे। अब एक छोटा सा काम बचा हुआ है। जैसा आप सब लोगों को, समस्त जनता को ये विदित है कि 4 अगस्त 2023 को हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वहाँ पर ये एक्ट पारित हो चुका है। जो हाटी अधिनियम कानून है, उसको वहाँ पे संवैधानिक रूप से पारित कर दिया गया है। अब इसमें छोटा सा कहीं अड़चन आई हुई है, या यूं कहूं कि अड़चन पैदा की गई है कि राज्य सरकार इसे लागू करने में हिचक रही है या कतरा रही है, या क्या इसमें पूरा ये मामला है, क्या पूरा ये विवाद है कि अगस्त में जब हमारा बिल पास हो चुका है, आज हम दिसंबर में आके भी पूर्ण रूप से खुशी नहीं मना पा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारा संविधान है, सबको अधिकार दिए हुए, जिन अधिकारों के तहत मुझे अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखने का अधिकार मिला हुआ है, वही संविधान आपको भी अधिकार देता है। आप मेरी बात को सुन सकते हो, मेरी बात को मान सकते हो, मेरी बात को रिजेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर है। जिस तरीके के प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, अब ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे हो रहा है उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बारी आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए कि जो संघर्ष 1967 से चला था, और इसकी जो एक ब्यूटी है इस संघर्ष की, दैट इज पीसफुलनेस। कितना शांतिपूर्ण तरीके से ये संघर्ष चला, और इसमें ना जाने कितने हमारे बुजुर्ग हैं जो खप गए, कितने वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने इस विचार को प्रज्वलित किया उस समय 1967 में, जब हमारा पड़ोसी जॉन सार बावर, जो कि हमारा ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था, जब उसकी मांग को तत्कालीन केंद्र की सरकार ने सिरे चढ़ाया, और हमारे कुनबे के जो उस वक्त राजनीतिक मुखिया थे, उन्होंने शायद उचित नहीं समझा कि पिछड़ों का नेता होना शायद उनकी शान के खिलाफ माना जाता है। जब बुजुर्गों से बातें करते हैं जो उनके साथ के हैं, तो कुछ इस तरीके के विचार सुनने को मिलते हैं। पर बात तो बद ही लग दी। सबसे पहले आप वो चीज तो देख लीजिए, सजा बिल तो देखो दियागू जिन्हें पाए हो योड़े 1967 छुपुंडे। ये आप बिल देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे भी एक बारी आप देख लीजिए। ये लिखा हुआ है भारत का राजपत्र, इसे कहते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया। इसमें नीचे लिखा हुआ है उदी तो हिंदी दानी की जी अंग्रेजी जाइयो सो लिखी होंगी, पर ये मैं आपको समझाऊंगा। ये इस तरीके का एक कानून है जो भारत सरकार ने पारित किया हुआ है। और वहाँ जनियो जे भाई ऐजा तो सोभी को यो लापोता जे भाई ऐजा बिल थवा की कोरे पास भारत सरकार है
जो कुणी आम पायो छाए ब्रो है, क्योंकि अभी तो 4 अगस्त 2023 का कोरियोंदा है। और अच्छा जिनको इंडो हो जो चाले पोता जे शो कि आम पाया कुणी छाए ब्रो है भाई ये तीन खेसे बात जे हाथ जोड़ियो जे तो तू बरो भी है जूब लुगडो भीखो ते को रेशो जे तो अब 3 बार लोड़े हो जो संघर्ष डोडरा कुआराले हरी। क्योंकि अगर तो 6 महीने में भी आपको ये पता नहीं चला है कि जी हमारे लिए कोई संघर्ष भी हो रहा है, कोई हाटी समिति नाम की कोई समिति भी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये संघर्ष को आगे चलाए हुई है, तो ये तो सच में ही एक हैरानी का विषय है। पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि सबको इस बात का पता है। तो देखिए चलो मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दा ये है कि ये जो हमारा हाटी अधिनियम है ये अभी तक लागू क्यों नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से। क्योंकि जो बड़ा काम था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया है, अब स्टेट इसमें कहां पे बाधाएं आ रही है वो समझना जरूरी है। हम सबको पता है कि अभी 2 तारीख को हाटी समिति के नेतृत्व में एक डेपुटेशन शिमला गया था मिलने, सरकार से बातचीत हुई, हालांकि उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। लेकिन हम सब हाटियों को ये जानना परम आवश्यक है कि वो 2 मुद्दे क्या है जिस पर हिमाचल सरकार ने भारत सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वो दोनों मुद्दे वाजिब है। मुद्दों की बात करते हैं कि वो 2 पॉइंट क्या है। हिमाचल सरकार कह रही है कि उसे एक तो बेस डेट का कंफ्यूजन है, और जो दूसरा पॉइंट है वो है जो शेड्यूल कास्ट है, जो हमारे दलित भाई है, जो हमारे हरिजन भाई है, उनकी पॉपुलेशन भी इसमें इंक्लूड है। ये 2 उनके बेसिक मुद्दे हैं जिन पर उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, उन्हें माने गवर्नमेंट। अब दोनों चीजों को समझ लेते हैं। भाई बेस डेट से क्या समझे, मतलब आधार और दिनांक कब माना जाए। जैसे भारत कब आजाद हुआ हम कहते हैं ना, तो कहते हैं जी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो ये बेस डेट है भारत के आजादी की। वैसे ही हिमाचल सरकार कह रही है कि भैया बेस डेट कब होगी, कब से जो आदमी शिलाई में रह रहा है या हाटी क्षेत्र में रह रहा है। मैं अपना उदाहरण लेता हूं, जैसे ढाडियोड़ का सो मैं ढाडस गांव का हूं, तो ढाडस गांव हाटी क्षेत्र में आता है। तो अब भैया कि क्या तपेंद्र को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। क्या माने हम कि तपेंद्र ढाडस में कब से रह रहा है, 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 200 साल से, किसे हाटी माना जाए। तो भारत सरकार ने जब पहला ऑर्डर पास किया था, पहला ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में, यह मुद्दा वहां शिमला में भी उठा था। वहां पर जो एक अधिकारी थे हिमाचल सरकार के, नाम जो है उनका श्री ओमकार चंद शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बेस डेट मानी जाएगी वो 1950 ही होगी। इसमें पता नहीं क्यों फिर सरकार कंफ्यूज है। जब और ये कोई ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि हिमाचल के अंदर किसी को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड किया जा रहा है। ऑलरेडी 10 के करीब 10-11 शेड्यूल ट्राइब हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है बेस डेट का मसला कि भाई तपेंद्र को फिर उसमें चेक करेंगे कि मेरे पिताजी, फिर मेरे दादाजी, फिर मेरे परदादा, मतलब 3-4 पीढ़ियों को देख के अब 1950 से तो रह ही रहे यार, ये तो 3 जनरेशन में आ जाएगा हमारे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं हो गया, मेरे पिताजी हो गए और मेरे दादाजी हो गए, तो मेरे दादाजी का जो जन्म है वो लगभग 1947 से 48 के आसपास का है, फिर परदादा भी है। तो बेस डेट का मसला ये है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बस ये समझिए कि जय नाम बोलो है ना कि भाई भारत को दिरो है आजाद, कि 15 अगस्त 1947 को हमारा इंडिपेंडेंस की आजादी की बेस डेट है। सेम तरीके से हमारी जो बेस डेट होगी 1950 से, 1950 से जो भी हमारे हाटी क्षेत्र में रह रहा है, गिरिपार क्षेत्र में, ट्रांसगिरी एरिया ना जो जैसे गिरो है, इंदे से पांडे क्या बात है, धाटीदार वाले नहीं, पार वाले, स्तौण वाले साइड से ऊपर को कमरौली की तरफ। तो जो 1950 से जिसका भी घर है, जिसके सर्टिफिकेट है, कोई पटवार खाने में उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो नाम है, वो सारे एसटी में माने जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट उठाया है एससी पॉपुलेशन का, अगर हम इसे एक्ट को हटा के देखें तो ये मुद्दा बिल्कुल
थोड़ी देर के लिए ये वैलिड हो जाता है कि जब पहले की जो जनगणना की रिपोर्ट गई थी उसमें दलितों को भी, हरिजनों को भी इंक्लूड किया गया था। ये बात हमारे जो वर्तमान में विधायक जी ने हमें चुना था और अब मंत्री बन गए हैं, ये विशेष रूप से उन्होंने मुद्दा उठाया है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को इसमें इंश्योर करना है। तो एससी वालों के तरफ से ये है कि भैया इसमें हमारी पॉपुलेशन इंक्लूड थी तो हमें हटा दीजिए। लेकिन मान्यवर, चूंकि मुझे नाम नहीं लेने थे, लेकिन मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि मजबूरन मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं। अब अगर एससी मुद्दे की बात करें तो मान्यवर हर्षवर्धन जी ने लगभग ये क्लैरिफिकेशन सीख की है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस एज अ पार्टी हाटी की विरोधी नहीं है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पूरा प्रकरण देखें कि हमारे जो विधायक हैं शिलाई से, हर्षवर्धन जी ने किस तरीके की बयानबाजी जनता के बीच में आके की है, वहां से यह स्पष्ट होता है कि ये कांग्रेस का एजेंडा कम, हर्षवर्धन जी का ज्यादा है। दूसरा पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एससी पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं और मुझे नाम क्यों लेना पड़ा उस पर मैं बात करता हूं। हमारे जो माननीय हर्षवर्धन जी है, उनसे मेरी एक बार ही मुलाकात हुई है। मैं उनसे रेस्ट हाउस में मिला था एक दिन, वो सुबह घूम रहे थे तो मैं भी वहाँ घूमने गया था। 20 मिनट लगभग चर्चा हुई है और हर्षवर्धन जी, मैंने आपसे सिर्फ 2-4 बातें की थी और सबसे पहली बात मेरी ये थी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आपने कहा कि आप सेंट एडवर्ड से पढ़े हो, उसके बाद आपने कानून की पढ़ाई की है संजौली कॉलेज से। अगर मैं ये आपको जो एक्ट है जो पारित हुआ है, अगर मैं इसका आपको पॉइंट नंबर 3 दिखाऊं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस का, ये मैं विशेष रूप से, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन मान्यवर हर्षवर्धन जी को विशेष रूप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शायद आप ही पढ़ना भूल गए हैं, तब मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। इस पॉइंट में लिखा क्या है, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूंगा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड हाटी कम्युनिटी, यानी कि आप और मैं, हम सब जितने भी हम हाटी है, ऑफ ट्रांसगिरी एरिया, गिरोई शौबैक है, ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट एक्सक्लूडिंग, मान्यवर इस शब्द को आप शायद पढ़ना भूल गए थे, एक्सक्लूडिंग दोज कम्युनिटीज विच आर ऑलरेडी नोटिफाइड एज शेड्यूल कास्ट्स फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसको सिंपल भाषा में बताता हूं। एक्सक्लूडिंग का मतलब है इन्हें छोड़ के, किन्हें छोड़ के, एससी को छोड़ के, तीनों छोड़ियो, जोड़े बौचो भी, ओबीसी वाले भी, और जितने भी बाकी खश और कनैत है वो सारे के सारे हाटी कम्युनिटी का पार्ट है। तो मुझे यह समझ नहीं आया हर्षवर्धन जी, और इस बात से थोड़ी मेरी नाराजगी है, ये व्यक्तिगत नाराजगी है, और व्यक्तिगत नाराजगी है मतलब ये इंटेलेक्चुअल नाराजगी है, व्यक्तिगत भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल नाराजगी है। आप एक कानून के विद्यार्थी होने के बावजूद आप इतना बेसिक जो लॉजिक है वो कैसे मिस कर रहे हो। ठीक है, एससी की जो पॉपुलेशन थी वो पहले इंक्लूडेड थी होगी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जब हमने एक एक्ट में ये कह दिया कि अभी तक जो था दैट इज नॉट वैलिड, नाउ व्हाट इज वैलिड इज व्हाट दिस एक्ट इज सेइंग, कि जो इस कानून में कहा गया है अब वो वैलिड होगा, तो उसमें प्रश्न करने का मतलब रह क्या गया है। आप एक कानून के विद्यार्थी होने के बाद आपने इस तरीके का मुद्दा हाथ में उठाया है, ये देखिए बहुत खुशी का विषय तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और दूसरी चीज, यदि आपको कोई कंफ्यूजन था ही इसमें, तो बहुत विनम्रता से कह रहा हूं हर्षवर्धन जी आपसे, अपने बड़े भाई को पूछ लेते हैं, वो तो हिमाचल के इतने बड़े वकील है, वर्तमान हिमाचल सरकार ने उन्हें अपना वकील अपॉइंट किया है, शायद वो भी आपको बता देते कि भैया बाज जाइंदा किया थे जे टॉल सोल टेकटॉल सांडे लोई। बेफिजूल में मुद्दे को फंसाना मुझे लगता है वाजिब नहीं है। और देखिए मेरी पीड़ा भी है,
मैं अगर बात करूं तो हाँ, पुंद्रो का बन जाओ सो। हर्षवर्धन जी भी पुंद्रो है। आप स्थिति देखिए कि हमने श्री जयराम ठाकुर को, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, उनको हमने जोया मामा की उपाधि दी। नारा लगा कि हाटी का मामा कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। तो हर्षवर्धन जी, मेरी पीड़ा भी है कि आप पुंद्रों में से होने के बावजूद मुझे आपको क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है। और आप यकीन मानिए, अगर आज आपको मुझे क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है तो इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी आपकी है। आपने जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब आपकी मनोदशा क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, वो भी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन मुझे लगता है इंसानियत के आधार पर इस जनता ने आपको, आपके पिताजी को, दोनों पीढ़ियों को मंत्रालय तक पहुंचाने का जो काम किया है वो हमने किया, वो जनता ने किया है। मैं आपकी तारीफ करना चाहता था, मैं आपकी तारीफ के पुल बांधना चाहता हूं, पर आपने छोड़ा ही नहीं है कुछ करने के लिए। बात आगे बढ़ा रहा हूं। और देखिए, मुझे कोई बीजेपी वालों ने नहीं कहा है, मुझे बीजेपी वालों ने नहीं कहा है कि हर्षवर्धन जी की आलोचना करनी है, मुझे कांग्रेस वालों ने भी नहीं कहा है, और ना ही मुझे हाटी समिति वालों ने कहा है, और ना ही मेरे घर वालों ने कहा है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। तो इसमें कहीं ऐसे दाएं बाएं वो मत लगना कि भाई चलो ये पता नहीं किसके उसमें इन्फ्लुएंस में आके कह रहा है। अब बात करते हैं हाटी समिति की, जिन्होंने इस मुद्दे को 50 वर्षों तक ज्वलंत रखा। एक जो ज्वाला थी, घी डालते रहे और वो लौ जलती रही। मैं तय दिल से हाटी समिति के सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो 1967 में हमें अधिकार मिल जाने चाहिए थे, किसी कारणवश नहीं मिले, लेकिन आज 2023 में वो सपना हमारा साकार होता हुआ दिख रहा है, लगभग हो चुका है। यहां देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुद्दा है। पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं हाटी समिति के बारे में, कि हाटी समिति के गठन से लेके और सारी चीजें। हाटी समिति का जो गठन है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 14 जनवरी 1979 को, 14 जनवरी 1979 को हुआ था। लेकिन इसमें अब मैं वही बात कह रहा हूं ना कि मैं हर्षवर्धन जी की तारीफ करना चाहता हूं। अब आप देखिए, जब अगस्त में बिल पारित हुआ संसद में, तो हर्षवर्धन जी ने मीडिया में एक स्टेटमेंट दी, सबने सुनी कि जी जो हाटी का नाम है वो भी मैंने दिया था। अब आप ये एक डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं कि हाटी का जो नामकरण हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन, जो 1860 का हमारा सोसाइटीज एक्ट है, उसमें कब की डेट है? 7 सितंबर 1985, 7 सितंबर 1985 को रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मान्यवर, आप देख तो लीजिए, कम से कम फैक्ट्स तो चेक कीजिए ना। 1985 को शायद मेरे हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे, इतनी उम्र होगी आपकी 1985 में। तो ये देखिए, ये जो मतलब बेसलेस आप पब्लिक डिस्कोर्स जो ये कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा सही बात नहीं है। देखिए, राजनीति अपनी जगह, आप बीजेपी को कुछ बोलिए, बीजेपी आपको बोले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज है तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। लेकिन उस जनता को जो अपने अधिकारों के लिए 50 साल से संघर्ष कर रही है, वहां पे इस तरीके की लीपापोथी इज आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड एंड वैलिड। अब हाटी समिति की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं फिर से 1967 से जो लोग जुड़े थे उनका तो धन्यवादी हूं ही, लेकिन वर्तमान में भी जो लोग इसमें पदभार संभाले हुए हैं, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इसमें निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हर जगह रहता है। और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि अगर ये मुद्दा थोड़ा ऐसे पेचीदा सा हुआ है, तो इसमें शायद हाटी समिति को भी अपनी समीक्षा करने की जरूरत है। अपने व्यवहार को लेके, अपने कंडक्ट को लेके शायद हाटी समिति को भी एक बारी बैठ के आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एट द डिस्पोजल ऑफ हाटी समिति।
मैं इस बात पे थोड़ा विचार रखता हूं अपने कि ऐसा क्यों है। देखिए, आपका संघर्ष मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। हाटी समिति के जितने भी पदाधिकारी और लोग, तो चलो हम सब लोग ही जुड़े हैं, हम भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए मुझे, ये मैं जनता के सामने बात रख रहा हूं कि जब नई सरकार बनी 2022 में, इन्हीं दिनों की बात है 2022 में, जब नई सरकार का कांग्रेस पार्टी को जब सत्ता सौंपी जनता ने, हाटी समिति के लोग, हाटी समिति का अगर एक डेप्यूटेशन चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अगर आप एक फूलों का गुलदस्ता भेंट स्वरूप देने चले जाते, तो मुझे लगता है वो एक बहुत अच्छी कर्टसी कॉल होती। और वहां ना जाने से क्या हुआ, वहां ना जाने से हुआ ये कि अब ये मसला फंस गया है, बेफिजूल में फंसाया जा रहा है। और यहीं से इसकी जो अगली कड़ी जुड़ती है हाटी समिति की, वर्तमान हाटी समिति की मैं बात कर रहा हूं कि जो वर्तमान में हाटी समिति कार्य कर रही है, वो चाहे आप रैली का ले लीजिए या कहीं आप खुमड़ी कर रहे हो, अब हाटी समिति का जो मंच है वो पूर्ण रूप से पोलराइज्ड हो चुका है। हाटी समिति का जो मंच है वो हाटी समिति का ना लग के वो बीजेपी का मंच लगने लग गया है। और देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं भी इसी कुनबे का एक व्यक्ति हूं, मैं भी हाटी कुनबे का ही एक व्यक्ति हूं। और जो कार्य हाटी समिति को करना है, जो कार्य हाटी समिति ने 1967 से किया है, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी केवल को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दे सकते हैं, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। आज आप देखिए, हाटी समिति ने क्या नारा दिया, बलदेव तोमर जी को, श्री बलदेव तोमर जी को क्या कहा गया कि हमारे हाटी पुत्र बलदेव तोमर जी। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हाटी पुत्र बलदेव तोमर जी कहने का क्या तात्पर्य है? बलदेव तोमर जी ने जो निर्णायक रोल निभाया है, जो निर्णायक रोल उन्होंने प्ले किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आज हाटी समिति ने क्या एक, मेरे हिसाब से जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। आपने उन्हें हाटी पुत्र का नारा दे दिया। क्यों भाई? आप लोग क्या हाटी पुत्र नहीं हो? मैं क्या हाटी पुत्र नहीं हूं? क्या वो श्री सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी जो जियोड़ा ठिंडा बलदेव तोमर बसो तियोड़ा ही ठिंडा वैसा सुरेंद्र हिंदुस्तान ने भी, जिस व्यक्ति ने शिलाई की खुमड़ी में जब इलेक्शन से पहले 2022 के इलेक्शन से पहले शिलाई के रेस्ट हाउस में जो खुमड़ी हुई थी, जिस व्यक्ति ने यह सच बोलने का साहस किया था कि ना तो बलदेव तोमर जी और ना हर्षवर्धन जी दोनों ही हाटी मुद्दे के समर्थक है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, वीडियोस होगी और तब सब लोगों ने सुना। याद किसने रखा? मैंने तो रखा, आप अपना देख लीजिए। उन्होंने मंच पे चढ़ के ये कहा, हर्षवर्धन जी भी वहीं थे, बलदेव तोमर जी भी वहीं थे, माननीय सांसद भी हमारे वहीं थे। उन्होंने कहा कि भैया ये तो बरसाती मेंढक है, इलेक्शन रोया इलेक्शन तो रोया दुने जोड़े। क्या वो व्यक्ति हाटी पुत्र नहीं है? क्या वो लोग, ये सदस्य देखिए आप, ये जो हाटी समिति के सदस्य हैं, जब ये समिति बनाई गई थी, और मैं वही कह रहा हूं कि हाटी समिति की अप्रोच गलत कहां से हो रही है? हाटी समिति की अप्रोच गलत यहीं से चली गई है कि आपने इस पूरे इवेंट को बीजेपी ओरिएंटेड कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोग है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, मैं उस पर अलग से बात करूंगा अभी इसी वीडियो में कि कांग्रेस का कितना योगदान है हाटी मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात करूंगा, कांग्रेस की भी बात करूंगा, लेकिन यहां पे ये जानना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो ये आपने पोलराइजेशन कर दिया है, हाटी के मंच को बीजेपी का मंच क्यों बना रहे हो आप लोग? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। आपने क्या कर दिया है कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनको एलिनेट कर दिया है। कांग्रेस के लोग आपके साथ आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने बलदेव तोमर जी के माथे पे ये तमगा चिपका दिया है हाटी पुत्र का। भाई, हाटी पुत्र तो सारे लोग हाटी पुत्र है, हाटी पुत्र है, पुत्रियां हैं।
ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बलदेव तोमर जी ने एक काम किया है। अगर 1967 में इन लोगों ने, जिन्होंने, जो आज हमारे बीच नहीं है, 1967 में अगर हाटी समिति का गठन ही नहीं होता तो आज बलदेव तोमर जी और हर्षवर्धन जी क्या कर लेते। तो देखिए, कार्य से ज्यादा क्रेडिट देना किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, और संस्था के लिए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, जब वो व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है तो उस संगठन का हमेशा ही पतन हुआ है। योर इंस्टीट्यूशन शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट शुड नॉट बी अ पर्सन स्पेसिफिक। और आज हाटी समिति का पूरा फोकस बलदेव तोमर जी की ब्रांडिंग में लगा हुआ है। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बलदेव तोमर जी चीफ मिनिस्टर बने, बहुत खुशी की बात है भाई। हमारे सिलाई से कोई आज मंत्री बन गया है, कल कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हमारा तो चहुमुखी विकास होगा, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तमगे से हो यह गया है कि कांग्रेस के जो लोग हाटी के मंच पे आना चाहते हैं, हाटी के आंदोलन में जो समर्थन करना चाहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। उनका यह कहना है कि यहां में आती ना आटे पुत्र, मैं भी ठीक है 900। और ये बहुत वैलिड नहीं, ये 100 की 100% बात सही है। और आप क्या बात कर रहे हो, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसमें कुछ नाम पढ़ रहा हूं। और हर्षवर्धन जी, आप हैरान हो जाएंगे कि आप जो इतना ये निकल के विरोध कर रहे हो, आप जो ये निकल के विरोध कर रहे हो, ये लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल रहा हूं और नाम पढ़ रहा हूं। ये जब उस समय बनी थी 79 में, 1979 में जब हाटी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ था, कौन इसके सदस्य थे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला नाम सुनिए, ये स्पेशली मैं हर्षवर्धन जी को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को बता रहा हूं। पहला नाम है श्री गुमान सिंह चौहान, सदस्य विधानसभा, ग्राम कांडोच्योग, अध्यक्ष। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तब। आज हर्षवर्धन जी विरोध कर रहे हैं इस बात का। फैक्ट चेक कीजिए, इतिहास देखिए। कांग्रेस के जो लोग हैं सिलाई के, मैं देखो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस एज अ पार्टी एसटी के विरोध में है। बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस एज अ पार्टी एसटी के विरोध में नहीं है। और मेरी हाटी समिति से गुजारिश है कि आप कांग्रेस के जो लोग हैं और जो बीजेपी के लोग हैं, वो अगले कुछ समय के लिए ये भूल जाइए कि आप कांग्रेस के हो, आप बीजेपी के हो। 1-2 महीने की बात है, सब लोग कृपया करके ये ध्यान रखें कि हम सब हाटी हैं। ये कांग्रेस बीजेपी का जो बंटवारा किया है, ये कांग्रेस बीजेपी की जो डिवीजन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको भूल जाओ। अदरवाइज हो क्या जाएगा आप समझिए। हम एज अ समाज, हम एज अ सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। हम एज अ सोसाइटी फेल होने के कगार पे है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा, और हम इस पे भी डिवाइडेड है, हम इस पे भी बटे हुए हैं। तो जनी हो जाए भगवान ने उदा ना दी। अगर आपको एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और हाटी समिति कहीं ना कहीं हाटी के बेनिफिट्स, सिर्फ एक बेनिफिट बता रहे कि जी 4 नौकरियां मिल जाएगी, कि जी थोड़ा राशन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जिस लेवल पे अवेयरनेस कैंपेनिंग होनी चाहिए थी, उसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से कमी दिखी है। हालांकि काम में देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि काम में कोई कमी नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन, ये जो बीजेपी वाला जो कंपोनेंट आप लोग इसमें घुसाए जा रहे हो, ये बहुत हार्मफुल है। तो देखिए, बात तो क्या केवला उबे तो ऐसे जो जीवो गोल्टे हो वहां कैसे फिर ली। आप चाहे 1 मिनट बात करवा लो, 1 घंटा बात करवा लो, 1 साल बातें करते रहो। 1967 से 2023 तक बातें ही हो रही थी। और अब जब हमारा मुद्दा सिरे चढ़ रहा है तो वहां जानी हो तो अब सोजे तो सो भी दिए, ये जो मूड सो भी कहते दे। मेरे हिसाब से घर में बैठ के हम सबको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम सब हाटी है। हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो अधिकार हमें तब मिलना चाहिए था, आज 50 साल बाद, 55 साल बाद वो अधिकार हमें मिल रहा है।
तो मुझे लगता है कि हाथ जोड़ के हमें वो अधिकार ले लेना चाहिए। अदरवाइज देखिए, हर्षवर्धन जी हारेंगे जीतेंगे ये चलता रहेगा राजनीति में, बलदेव तोमर जी हारेंगे जीतेंगे ये चलता रहेगा। हम अगर एज अ समाज हार गए ना, हम अगर एज अ सोसाइटी खत्म हो गए, वो मुश्किल हो जाएगा। मेरा हर्षवर्धन जी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा बलदेव तोमर जी से कोई द्वेष नहीं है, और मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं अपने अधिकार की बात करूंगा। तीन बाँ को सीखे बुरी लगली। पर आप ये समझिए कि हर्षवर्धन जी भी क्यों विरोध कर रहे हैं। मेरी तो हर्षवर्धन जी से भी ये विनती है, उनके पूरे परिवारजनों से, कि आप लोग मदद कीजिए इसमें हमारी। हमने आप लोगों को सर माथे पे बिठाया है। 70 साल अगर हम 75 साल हमने इस वर्ष आज़ादी के मनाए हैं, 75 में से सिर्फ 10 साल और जीते हैं सिलाई की पॉलिटिक्स में। 65 साल आपके परिवार का एक छत्र राज रहा है। अच्छा है बे, जय बोलू जय मारंडू योड़े लुई बिन छौके, तो तब तो फिर तो कांडे शुभो है निर्मल, तो बाकी देखता भगवान है। फिर आदमियों के बस के तो आप हो ही नहीं। अगर आप 65 वर्ष सत्ता आसीन होने के बावजूद ये कह रहे हो कि ये सिलाई वालों ने तो हमें वोट ही नहीं दिए, तो फिर कैसे मसला चलेगा। तो कैसे मैं वही कह रहा हूं ना हर्षवर्धन जी की, धर्म में तो अगर पुंद्रहु मेरे ऊपर वाले मामा है तो नीचे वाले भी मामा है। तो मैं अपने मामाओं की निंदा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अब मैं यहां से चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं। आप अपना रोल देखिए। अब मैं हर्षवर्धन जी के और बलदेव तोमर जी के रोल पे बात कर रहा हूं, और हाटी समिति को मैं फिर एक बार याद दिला रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से याद दिला रहा हूं, आप लोगों को याद दिला रहा हूं कि हाटी समिति तुम्हें बाध्य करो कोठ है एजा रोष किंदे खलवा गाड़ तुम्हें। अगर मान लो हमारी ये 16 तारीख को भी रैली है, तो इसको रोष रैली मत बनाओ, इसको हाटी एकता रैली बनाओ। मैं हर्षवर्धन जी से भी बार बार ये विनती कर रहा हूं कि आप भी इस बात को समझिए कि जनता क्या चाह रही है, और काम सब कुछ हुआ पड़ा है, इसमें अटकाइए मत। आप एज अ फैसिलिटेटर बनिए। अभी भी कोई बहुत बड़ी देर नहीं हुई है, जनता है, जनता के बीच आइए, अपने विचार रखिए। क्षमा याचनाएं माफी से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है। मेरा विरोध कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। शिलाई में जितने लोग हैं, कांग्रेस के लोग खुद चाहते हैं ये, लेकिन कांग्रेस के लोग आ क्यों नहीं पा रहे हैं। ये हाटी समिति को, अगर मेरी बात अच्छी लगी हुआ, वैसे हूं तो बच्चा मैं, लेकिन कभी बचकाऊनी बात भी काम किया जाती है, कि अगर आपने ये हाटी पुत्र का तमगा ये अगर अभी भी आपने पीछे नहीं हटाया, तो ये बेफिजूल में मामला खिंचने वाला है। देखिए, बलदेव तोमर जी का कोई पेटेंट राइट नहीं है, और बलदेव तोमर जी ने ये खुद तो कहा नहीं है कि भाई मैं हाटी पुत्र हूं, मैं हाटी पुत्र हूं। ये तो हाटी की जो समिति है, उन्होंने इसको एडवांस किया, इस आइडिया को, कि हाटी पुत्र बलदेव तोमर जी। आप इस नारे को तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए। मेरा तो ये मानना है, इस नारे को तुरंत प्रभाव से हटाइए, और पूरी हाटी जनता को, सारी की सारी जनता को अपने मंच पे लाइए। और मेरे कांग्रेस, जो शिलाई की कांग्रेस है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मुझे भी पता है कि आप लोग भी सर्टिफिकेट चाहते हो। तो मेरी जितने भी पदाधिकारी है हाटी समिति के, आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि आप इसको बीजेपी का मंच बिल्कुल मत बनने दीजिए, अन्यथा मामला फंसता जाएगा। और क्योंकि अभी हम उस साल के उस पड़ाव पे है जब 2-3 महीने बाद फरवरी से आपके यूपीएससी के एग्जाम के नोटिफिकेशन आपके फरवरी से निकलने शुरू हो जाएंगे। फरवरी मार्च में आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर जाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज है, उसमें एडमिशन का प्रोसेस अप्रैल तक शुरू हो जाता है। फिर इंजीनियरिंग का आपका जून जुलाई तक स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं फिर इस चक्कर में एक पूरा का पूरा हमारा तो हजारों बच्चे रह जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें ये उचित समय है कि हम लोग एकत्रित होकर इस मांग को आगे बढ़ाएं। अब मैं बलदेव तोमर जी की बात कर रहा हूं। बलदेव तोमर जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उनकी और श्री जयराम ठाकुर जी की जो दोस्ती है, उसने इस कार्य को पूर्ण रूप से
फाइनलाइज स्टेज पर पहुंचाया है। लेकिन मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि जी ये सारा का सारा काम बलदेव तोमर जी ने किया है। 1967 से इसमें एक पूरी टीम लगी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि हम ये सिर्फ और सिर्फ बलदेव तोमर जी फोकस्ड करें। तो मेरी फिर से विनती है और तोमर जी का धन्यवाद करता हूं कि आपको जो एक निर्णायक, एक जो पॉलिटिकल रोल निभाना चाहिए था, आपने वो बहुत कुशलता के साथ निभाया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो और हम आपके धन्यवादी हैं। वो एक अलग मुद्दा है कि इतना बड़ा विषय आपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया, फिर भी आपको जनता का आदेश नहीं मिला, जनादेश आपको नहीं मिला। मेरा मानना है कि आने वाले समय में आपके लिए कुछ इससे ज़्यादा बेहतर जनता ने सोचा होगा। अब बात करते हैं कांग्रेस और भाजपा पार्टी की। देखिए, कांग्रेस जो शिलाई के कांग्रेसी है, मैं आपको फिर ये लिस्ट बार बार क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ श्री गुमान सिंह चौहान जी ही नहीं है, रूप सिंह चौहान जी भी थे। ये 15 आदमियों की लिस्ट है, 15 के नाम तो गिन के कुछ फायदा ही नहीं। इसमें से 3 नाम हटा देते हैं जो बीजेपी वाले थे या नॉन कांग्रेस थे। एक थे श्री जगत सिंह नेगी जी कंडियारी वाले, दूसरे थे सियाराम शर्मा जी और तीसरे थे कहर सिंह चौहान जी। इसके अलावा जितने भी 13 सदस्य हैं वो तत्कालीन कांग्रेस के सदस्य थे। तब की कांग्रेस 1967 के टाइम पे जो कांग्रेस के लोग थे, तो कांग्रेस के लोगों को यह समझना आवश्यक है, शिलाई के विशेष रूप से या हाटी समुदाय के, कि देखिए कांग्रेस एज अ पार्टी हाटी के विरोध में नहीं है। ये तो वर्तमान में जो शिलाई का नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इसके विरोध में है और इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस के जो लोग हैं वो इसको कैसे साबित कर सकते हैं? वो साबित कर सकते हैं हाटी मंच पर पहुंच के। मंच का मतलब वही नहीं है कि जो ऊबे खोड़ी ये बात है, जो नीचे जो खुमलियां हो रही है, जो रैली हो रही है, जो आंदोलन चल रहा है, उसमें अब आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की मैं तुलना कर रहा था हाटी मुद्दे पर। देखिए, कांग्रेस एज अ पार्टी आपका हमें भरपूर समर्थन मिला है। चाहे 2003 में ले लीजिए, राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से रिवाइव किया। हालांकि तब भी हाटी समिति को संघर्ष करना पड़ा। हाटी समिति तो सेंटर में है ही, हर काम में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 2015 या 16 में 2015-16 में राजा वीरभद्र सिंह जी की ही सरकार थी तब भी, और उस समय जो एचपी यूनिवर्सिटी ने जो एथनोग्राफिक रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को भेजी थी। हालांकि उसमें कुछ कमियां पाई गई तो प्रोसेस चलता रहा। तो एज अ कांग्रेस पार्टी आप हाटी के विरोध में नहीं हो, और ये कांग्रेसियों को समझना भी जरूरी है कि पूरी पार्टी कांग्रेस की जो है वो हाटी के विरोध में नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का पलड़ा यहां पे भारी है। और भारी क्यों हो जाता है? भारी इसलिए होता है क्योंकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने हाटी को एसटी का दर्जा दिलाने का जो पॉइंट था वो अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था। फिर 2014 में नाहन में तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ जी आए थे। उन्होंने फिर इस बात का आश्वासन दिया कि हम बिल्कुल, हमारा ये पॉइंट है, हमारा एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी केंद्र में सरकार में आएगी तो आपके लिए काम करेगी। उसके बाद जब 2017 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता वाली सरकार में, वहां से जो एक इसको निर्णायक मोड़ पे आगे ले जाया गया, उसमें हमारे क्षेत्र से हाटी समिति तो थी ही, लेकिन बलदेव तोमर जी ने बहुत निर्णायक भूमिका निभाई है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी का सहयोग ज्यादा है, हालांकि कांग्रेस का भी विरोध नहीं है। तो हमें ये सारी बातें समझनी है। और अब ऐसा है ना, बातें तो जितनी मर्जी लगा लो, वही तो मैं कह रहा हूं। अब हम सबको संगठित होके हाटी समिति के नेतृत्व में जो कार्य हम कर रहे हैं उसे और आगे बढ़ाने के लिए
मुझे लग रहा है हमें बस 3 बातें, मोटी मोटी 3 बातें याद रखनी है। पहली बात कि भैया, पहली बात तो हाटी मंच को खुद याद रखनी है, हाटी समिति को, कि आप इसे भारतीय जनता पार्टी का मंच मत बनने दीजिए किसी भी सूरत में। हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। पॉलिटिक्स की बात तब की जाएगी जब पॉलिटिक्स होगी। यहां पे पॉलिटिक्स का मसला कम है, यहां पे पॉलिटिक्स का मसला कम रह गया है, इसमें तो लीगल चीजें हैं और इसको आगे कीजिए आप। तो हाटी समिति का ये कर्तव्य है, हाटी समिति का ये काम है कि आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें बेफिजूल में, इसको बीजेपी का मंच ना बनाएं। मैं इस बात पे बार बार जोर दे के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फिर तो हम आधे हो गए ना। और आप ये चीज समझिए, ये बहुत एक बेसिक सी बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम बीजेपी का मंच बना देते हैं हाटी के मंच को, अरे भाई साहब, तो शिलाई में तो कांग्रेस है मेजोरिटी में, आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? शिलाई में तो कांग्रेस है मेजोरिटी में, आज विधायक कौन है शिलाई का? कांग्रेस का व्यक्ति है। तो इसमें ये जो आप एलिनिएशन करोगे कांग्रेस के साथ, आंदोलन वीक पड़ेगा, आंदोलन मजबूत नहीं होगा, मेरी समझ ये कहती है। तो आप इसका जीरो पॉलिटिसाइजेशन कर दीजिए। और जो जनता है, जनता से मेरा एक ही आग्रह है कि जनता एक ही बात समझो कि आप ना कांग्रेस हो ना बीजेपी हो, आप सिर्फ और सिर्फ हाटी हो। जो बजाले बोणी उबे सर्टिफिकेट तो बैश है जे तो कुणी है जोंदा थोड़ी आंदा जे कौन जे बीजेपी आले कौन जे कांग्रेस आले। उसके बाद आप आपकी जो पार्टी के साथ एफिलिएशन है आप कीजिए। कोई आपको जबरदस्ती पकड़े कोई बीजेपी में थोड़ी ना शामिल करेगा, या बीजेपी वालों को कोई कांग्रेस में थोड़ी ना भरेगा। ये बात समझनी बड़ी आवश्यक है। और जो तीसरा काम हमें करना है, एक योजनाबद्ध तरीके से, और जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि सारे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे आंदोलन गए हैं। अन्यथा आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, लोगों ने अपनी बलि चढ़ाई है एसटी के स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, और लोगों को घुसने से रोकने के लिए वहां लोगों ने अपना बलिदान दिया है। यहां तो हमारा तो सिर्फ संघर्ष है, हमने किसी को बलि नहीं चढ़ाया है, किसी व्यक्ति ने अपने आप को, यहां पे हमने किसी हाटी ने लहू नहीं बहाया इस कार्य के लिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम सबको एकजुट होना बड़ा आवश्यक है। अन्यथा हम अगर एज अ समाज अगर हम फेल हुए तो मुझे लग रहा है फिर वहां से बाहर निकलना मुश्किल है। पॉलिटिशियन देखिए, हर्षवर्धन जी 2012 में हार गए थे चुनाव, 2017 में फिर जीत गए, 2022 में फिर जीत गए, बलदेव तोमर जी पहले जीत गए थे फिर हार गए। राजनीतिक हार जीत चलती रहेगी। लेकिन अगर समाज फेल हुआ तो समाज 5 साल में रिवाइव नहीं हो सकता है। समाज को रिवाइव होने में कई दशक लग जाएंगे। और अब जो ये हमारे मुहाने पर खड़ा है, कोई ऐसे लेके खड़ा है कि और तुम्हारा जाए तुम्हारा सर्टिफिकेट एसटी का, लेकिन हम फिर भी कह रहे कि ना भैया हम आमे उसको कांग्रेस क्या हमारे चाहिए। क्योंकि देखिए, और मजे की बात ये कि इस एक्ट में ये तो कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिए उनके सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। अगर तो कहीं ऐसा लिखा है तब तो ठीक है, आप करते रहिए फिर ऑब्जेक्शन, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसमें ऐसा मुझे तो कहीं नहीं मिला है। और देखिए, चौथी जो एक और इंपॉर्टेंट बात है वो है हाटी समिति को लेके। मैं हाटी समिति को एक तार्किक बात करना चाहूंगा। हाटी समिति का गठन कब हुआ है? हाटी समिति का गठन हुआ है 1979 को। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ है? 1980 को। तो अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो जो हमारी हाटी समिति है वो भारतीय जनता पार्टी से उम्र में बड़ी है। तो मेरी हाटी समिति के जो वर्तमान में पदाधिकारी है, जो सक्रिय सदस्य हैं, मेरी आपसे पुनः एक बारी विनती रहेगी कि आप अपने अस्तित्व को समझें। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रोल रहा है वो हाटी ऑर्गेनाइजेशन का रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके रोल बिल्कुल रहे हैं और मैंने बताए भी है। तो ऐसा नहीं है
तो इसको पॉलिटिसाइजेशन इस मुद्दे का करना बहुत वाजिब मैं नहीं समझता हूं। और यही मेरी हाटी समिति से तो गुजारिश है कि बस आप सबको देखिए, इससे बढ़िया स्वर्ण अवसर, ये सुनहरा अवसर है जो हम सबको एक मुट्ठी में बांधने का अवसर हमें दिया है। वो चाहे अब आप जैसे मर्जी कहिए, इसे हाटी समिति का संघर्ष कहिए, पॉलिटिकल विल कहिए, या जो भी, चाहे आप बलदेव तोमर जी और जयराम जी की दोस्ती कह लीजिए, चाहे पहले जो राजा साहब ने इसमें समर्थन किया, सारी चीजें, हम हाटियों को एकत्रित होने का इससे बढ़िया बेहतरीन अवसर मेरी जो समझ है उसके हिसाब से आज से पहले भी कभी नहीं था और शायद आज के बाद भी कभी नहीं मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक ओनाडोरो आए चीते अपनी बात खत्म भी करूंगा, पर ओनानो सुनो तो भगो एक जो चीते आए रो। बातें बहुत है, लेकिन मुद्दा है कानून को लागू करवाने का, मुद्दा है सर्टिफिकेट्स शुरू हो जाए, इशू होने शुरू हो जाए, वही मुद्दा है। और वो कैसे पकड़ेगा? जब हम सब एज अ समाज आगे बढ़ेंगे, ना कि कांग्रेस और बीजेपी की तरह। तो ओनाणु थुदे ठोगड़े बोलो जाबड़ोरा कुकुआ एके पड़ोला मैके, जाबड़ोरा कुकुआ एके पड़ोला मैके, बोलने की तो भोईती और समझणों के एके। तो हाथ जोड़ के विनती है कि ए लो ए समझदारी देखाणों के बारे आए रोए ए बात तो कैसी बुलाऊ भाई एन चूक दी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मैं भी कच्ची उम्र में हूं, युवा भी हूं, कुछ जोश में कुछ गलत बोल दिया हो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्रकार से कोई गलती अगर हुई हो, मैं कोई मंशा नहीं है किसी को चोट पहुंचाने की, किसी को दुखी करने की, तो किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को आहत किया हो तो मैं हाथ जोड़ के सर झुका के आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात तय है, जो मैंने अपने विचार रखे हैं मैं उनकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। मैंने पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने विचार रखे हैं और आपको ये एक्सेप्ट करने हैं नहीं करने हैं, इसका अधिकार और विचार आपका अपना है। मैंने अपना जो मेरा हाटी धर्म था, मैंने अपना हाटी धर्म निभाया है। और मैं ये गुजारिश करूंगा, जो शिलाई का हमारा शिक्षित तबका है, जो शिक्षित समाज है, इस बात की चर्चा अधिक से अधिक करें कि इस बात की हमें क्यों ज़रूरत है एसटी होने की। बहुत बातें हो भी चुकी है। फिर मैं एक बारी आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इतने शालीनता से सुना, इतना संयम रखा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन ये 50-60 साल का इतिहास था, 50-60 साल का संघर्ष था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको 50-60 मिनट में आप लोगों के समक्ष रखूं। और शायद जो भावनाएं इस वक्त हर हाटी व्यक्ति की है, वो भावनाएं मैंने आपके समक्ष रखी है। तो मैं अंत में जाते जाते प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ये विनती करता हूं कि आप इसे शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को सिरे चढ़ाएं। हर्षवर्धन जी, आपसे भी एक बारी पुनः मैं ये विनती करूंगा कि आपको इतना बड़ा मान सम्मान जनता ने दिया है, पावर आपको मिली है, इस पावर का सदुपयोग करके इस काम को जल्द से जल्द करवा दीजिए। यही मेरी आपसे भी गुजारिश है। और केंद्र में जो हमारी भाजपा की सरकार है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बलदेव तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त हाटी समिति के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप सबको मैं चरण वंदना करता हूं, नमन करता हूं। और फिर कह रहा हूं, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हाटी, जय माटी।